वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आपको इंग्लिश रीडर यूनिट 6 का एक चैप्टर ब्राउन उल्फ का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। तो उससे पहले हम लोग इसके ऑथर के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर दूँ मैं। तो इसके ऑथर हैं जैक लंडन। जैक लंडन वॉज एन अमेरिकन ऑथर एंड जर्नलिस्ट known for his adventure stories. He explored several regions and their cultures in his stories and wrote about life and death. His adventure stories are based on his own experiences at sea in Alaska and in the fields and factories of California. तो देखिए क्या कह रहा है। जैक लंडन एक अमेरिकन ऑथर है। इनके नाम में ही आपको दिख रहा है कि ये लंदन लिखा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि और ये एक जर्नलिस्ट भी है और ये अपने एडवेंचरस स्टोरीज़ के लिए जाने जाते हैं। ये अपने स्टोरीज़ में बहुत से एरियाज़ को, बहुत सारे कंट्रीज़ की संस्कृति को जाने हैं, मतलब एक्सप्लोर किए हैं जैक लंडन ने। और इन सब चीज़ों को अपने स्टोरीज़ में लिखते हैं, मतलब लाइफ और डेथ के बारे में भी अब ये अपने स्टोरीज़ में लिखते हैं। अब देखिए, अलास्का और कैलिफोर्निया जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दो स्टेट्स हैं, तो वो जो भी एडवेंचरस स्टोरीज़ लिखते हैं वो उनकी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को स्टोरीज़ में डाल देते हैं। तो ये था जैक लंडन के बारे में। अब चलिए शुरुआत करते हैं इस स्टोरी का फर्स्ट पैराग्राफ से, ठीक है। दे कॉल्ड हिम उल्फ. In build and coat he was a huge timber wolf, but in his color he advertised himself as a dog. No wolf was ever colored like him. He was brown, deep brown, red brown, a mixture of browns, and his eyes were twin topazes, golden and brown. तो फर्स्ट पैरा का मीनिंग स्टार्ट होता है। वे लोग उसे उल्फ कहते थे। इस स्टोरी में क्या होता है कि धीरे धीरे आप मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगी। पहले ही स्टोरी के बारे में इसका सस्पेंस नहीं खोलना चाहती, तो सुनिए अब ध्यान से। इन बिल्ड एंड कोट मतलब बनावट में और रंग में वो एकदम टिम्बर उल्फ की तरह लग रहा था। अब टिम्बर उल्फ मतलब होता क्या है, आपके बुक में लिखा हुआ है। टिम्बर उल्फ मतलब होता है अ वैरायटी ऑफ उल्फ विच हैज़ अ ग्रे कोट एंड इज मोस्टली फाउंड इन द नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मतलब इस तरह का उल्फ नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता था। वो खुद को डॉग रिप्रेजेंट कर रहा था। वहाँ लिखा हुआ है ही एडवर्टाइज्ड हिमसेल्फ एज ए डॉग। वो खुद को डॉग रिप्रेजेंट करता था, मतलब सबको बताता था अपने बारे में कि हम डॉग है। इसके जैसा कोई भी दूसरा उल्फ नहीं था, मतलब उसके रंग जैसा कोई दूसरा उल्फ नहीं था। इसका कलर ब्राउन, डीप ब्राउन, रेड ब्राउन, ये सब कलर था, मतलब मिक्सचर कलर था, एकदम यूनिक कलर था जो किसी भी उल्फ का कलर नहीं था। इसकी जो आंखें थी वो येलो कलर का चमकीला स्टोन जो होता है वैसा ही था, मतलब टोपैजेस, मतलब एकदम चमकीले पत्थर की तरह उसकी आंखें, मतलब गोल्डन एंड ब्राउन थी। सेकेंड पैरा में पढ़ती हूँ। वाल्ट इरविन एंड मेज लव द डॉग वेरी मच. Perhaps this was because it had been such a task to win his love. When he had arrived at their mountain cottage from nowhere, he had proved to be very unsociable. He had resented all their advances and had refused to let them touch him. Nevertheless, he had stayed there as he was tired and famished, but when he had recovered he simply disappeared. देखिए सेकंड पैरा का मतलब क्या होता है। अब ये जो उल्फ था वो वाल्ट इरविन और मेज के पास था और वे लोग उस डॉग से बहुत प्यार करते थे और ये इरविन और मेज को बहुत मेहनत करती थी इस डॉग को, जो कि वास्तव में एक उल्फ था। इसके प्यार को पाने के लिए उन दोनों को बहुत मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ी थी। जब ये उल्फ कहीं से भी, लिखा हुआ है कि फ्रॉम नोवे, कहीं से भी चलकर आया था, वाल्ट इरविन और मेज के कॉटेज में आ गया था, कहीं से भी मतलब घूमते फिरते भटक कर कहीं से भी आ गया था उनके कॉटेज में रहने के लिए, तो वह उस समय बिल्कुल भी मिलनसार नहीं था, मतलब अनसोशिएबल, मतलब फ्रेंडली नहीं था। जब भी वाल्ट और मेज उसको प्यार से टच करते थे, दोस्ती करने जाते थे, तो वुल्फ नहीं करता था। वे लोग जितना भी कोशिश करते थे पर उल्फ अपने को उनसे दूर रखता था और उन दोनों को मना करता था, मतलब वो फ्रेंडली नेचर का नहीं था। फिर भी वो उन लोगों के कॉटेज में रुक गया क्योंकि वह बहुत ज़्यादा टायर्ड था, मतलब थका हुआ था, और फैमिश मतलब भूखा, हंग्री भी था, इसीलिए वो वहाँ पर रुक गया था। लेकिन जैसे ही वह ठीक हो गया, बट व्हेन ही हैड रिकवर्ड, जैसे ही वो ठीक हो गया तो उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पैरा में चल रही हूँ। एंड दिस वुड हैव बीन द एंड ऑफ हिम if Walt had not spotted him along the railway line and brought him back to the cottage. Walt then got a metal plate made on which was written, "Return to Walt Irwin, Glen Ellen, Sonoma County, California," and attached it to a collar strapped about the dog's neck. So every time he disappeared, he was
कॉट एंड रिटर्न। अब देखिए थर्ड पैरा का मीनिंग मैं बताने जा रही हूँ। ये भागना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था क्योंकि वो रेलवे ट्रैक से गुजरते हुए जा रहा था। हो सकता था इससे उसकी मृत्यु भी हो जाए, पर समय रहते क्या हुआ, वाल्ट ने उसे देख लिया और वापस उसे कॉटेज में ले आया। मतलब रेलवे ट्रैक से उसको वापस से अपने कॉटेज में लेते आया। अब वे दोनों बार बार देख रहे थे, मतलब वाल्ट, इरविन और मेज, कि ये बार बार भाग जाता है, तो क्या करें। तो उन्होंने एक मेटल प्लेट बनवाया और उसमें लिखवा दिया कि अगर ये कहीं से भी गुम हो जाए तो इस पते पर इसको भेज दिया जाए, जो कि यहाँ एड्रेस दिया हुआ है। और डॉग का जो पट्टा होता है जो गले में पहनाया जाता है, उसमें उस मेटल को लटका दिया गया। इससे क्या होने लगा कि जब भी वो भागता तो लोग उसको इस पते पर पहुंचा दिया करते थे। पता क्या था कि वाल्ट इरविन, ग्लेन इलेन, सोनोमा काउंटी, कैलिफोर्निया, इस पते पर उस डॉग को रिटर्न कर दिया जाता था। अब चलिए फोर्थ पैरा। द रिमार्केबल थिंग अबाउट हिज डिसअपियरिंग वाज दैट एवरी टाइम ही फ्लेड ही वेंट नॉर्थ। होमिंग इंस्टिंक्ट वाज व्हाट वाल्ट थॉट अबाउट इट। मतलब खास बात क्या थी इस पैराग्राफ में, मतलब द रिमार्केबल थिंग, खास बात ये थी कि वो जब भी भागता था तो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर भागता था। मतलब कहते हैं कि जब कोई अपना एड्रेस भूल जाता है तो नेचर उसको उसी तरफ भगाती है, मतलब उसको इशारा देती है जिस जगह से वो आया है, जहाँ से उसका हैबिटाट है। मतलब कि वाल्ट को लगता था कि जब कोई जानवर अपना घर भूल जाता है तो वो हमेशा उसी डायरेक्शन में भाग जाया करता था। तो डॉग हमेशा किस डायरेक्शन में भागता था, नॉर्थ की ओर भागता था। मतलब कि ही वेंट नॉर्थ, एवरी टाइम ही फ्लेड ही वेंट नॉर्थ, वो हमेशा नॉर्थ की ओर ही भागता था। तो उसी को होमिंग इंस्टिंक्ट कहते हैं, उसी डायरेक्शन में उसका घर हो या हैबिटेट हो। तो वाल्ट को ऐसा ही लगता था। नेक्स्ट पैरा 5 में पढ़ रही हूँ। After a futile year of many flights, he decided to remain at the cottage. But even after that, a long time went by before Walt and Madge succeeded in getting close to him. It was a great victory, for they alone were allowed to touch him. If anyone else tried, they were greeted with an angry growl that would turn into a frightening snarl. And snarling was all the sound he made. No one had ever heard him bark even once. तो पैरा 5 का मतलब ये होता है कि फ्यूटाइल ईयर ऑफ मैनी फ्लाइट्स, मतलब क्या होता है कि फ्यूटाइल ईयर ऑफ मैनी फ्लाइट मतलब बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद भी बहुत सालों तक, मतलब उल्फ के द्वारा उसने बहुत बार कोशिश कर ली कि वहाँ से भाग जाए, पर लोग बार बार उसे उस पते पर ही पहुँचा दे रहे थे। तो फाइनली वो डिसाइड करता है कि भागने से कोई फ़ायदा नहीं, तो वह वही कॉटेज में रुक गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आखिरकार वो समय आ ही गया कि वाल्ट और मेज दोनों को सफलता मिली, मतलब विक्ट्री मिली दोनों को, कि दोनों ने उससे फ्रेंडशिप कर ली। इससे क्या हो गया, वे दोनों क्लोज आ गए, उससे नज़दीकियाँ बढ़ गई। और ये उन दोनों के लिए बहुत बड़ी जीत थी, वाल्ट इरविन और मेज के लिए। और वे दोनों ही सिर्फ उस उल्फ को टच कर पाते थे, उससे प्यार कर पाते थे, पुचकारते थे। अगर उन दोनों को छोड़ करके कोई भी उसे छूने की कोशिश करता था तो वो गुर्राने लगता था, मतलब ग्रॉल करता था। इफ़ एनीवन इज ट्राइड, अगर कोई भी कोशिश करता था उसको छूने की तो वो स्नैर्लिंग और ग्रोलिंग का मतलब एक ही होता है। और वो सिर्फ स्नैर्लिंग ही करता था, गुर्राने का ही साउंड निकाल पाता था। किसी ने भी उसे एक बार भी भौंकते हुए नहीं सुना था। वह खुद को डॉग बता रहा था, लेकिन किसी ने भी उसको भौंकते हुए आज तक नहीं सुना था। हालांकि वो था उल्फ, पर वो खुद को डॉग रिप्रेजेंट कर रहा था, बता रहा था, पर उसके कलर की वजह से ऐसा हो रहा था। नेक्स्ट पैरा 6 पढ़ती हूँ। As Walt and Madge walked along the country road one morning, with Wolf trailing behind, they heard a crunching of heavy feet. A few minutes later, a man came into view around the turn of the trail. मतलब एक दिन क्या हुआ कि सुबह में वाल्ट और मेज उस कंट्री के सड़क से होकर कहीं जा रहे थे और उनके पीछे पीछे वो उल्फ भी जा रहा था। तभी उन लोगों को एक पैरों की धमक सुनाई दी जो उनकी तरफ आ रहा था। मतलब रास्ते के टर्निंग में, ट्रेल मीन्स टर्निंग में किसी के चलने से बनी चिन्ह रेखा दिखाई दिया। अब उस आदमी को देखते ही वाल्ट ने बोला, यहाँ लिखा हुआ है वार्म डे। वाल्ट ग्रीटेड हिम,
मतलब उस आदमी को सामने जब आदमी आया तो उस आदमी को देख के वाल्ट ने कहा, क्या कहते हैं वो, वार्म डे। वो बोलते हैं कि आज भाई साहब कितना गर्म दिन है आज। तो वो आदमी रुका और सिर हिलाया, अपना सिर हिलाता है। द मैन पॉज, वो रुक गया और नॉडेड, सिर हिलाना। जैसे हम लोग, जैसे मम्मी कुछ भी क्वेश्चंस पूछती है अपने बच्चों से, तो बच्चे लोग क्या कहते हैं, जनरली सिर हिला देते हैं, मतलब नॉडेड कर देते हैं, हाँ ये ऐसा बात है। नेक्स्ट, आई गेस आई एंट यूज्ड मच टू द वार्म, ही सेड हाफ एपोलॉजेटिकली, आई एम मोर accustomed to zero weather, you don't find any of that in this country, वाल्ट laughed। अब बोल रहा है वो आदमी वहाँ खड़े होकर वाल्ट से बोल रहा है कि हाँ गर्म दिन तो है, लेकिन मैं ज़्यादा गर्म मौसम में रहने का आदी नहीं हूँ, मेरा हैबिट नहीं है। वो थोड़ा सा एपोलॉजिकली, मतलब वो थोड़ा सा घबराए हुए नर्म लहजे में बोल रहे थे, मैं ज़ीरो वेदर में रहना पसंद करता हूँ। अब ज़ीरो वेदर मतलब जहाँ बहुत ठंड होती है। तो वाल्ट हंसते हुए कहते हैं, वाल्ट क्या कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं, यू डोंट फाइंड एनी ऑफ दैट कंट्री, आप यहाँ लिखा हुआ है यू डोंट फाइंड एनी ऑफ दैट इन दिस कंट्री। वो हंसते हुए कहते हैं, वाल्ट लाफ्ड, कहते हैं कि आपको वो मौसम यहाँ मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट, शुड पैरा 11, शुड से नॉट, द मैन आंसर्ड, एम आई एंड हियर लुकिंग फॉर it either, I am trying to find my sister, maybe you know where she lives, her name's Johnson, Mrs. William Johnson, you are not her Klondike brother, Madge cried, her eyes bright with interest, about whom we have heard so much. Yes ma'am, that's me, he answered, my name is Miller, Skip Miller, I just thought I had surprised her। तो देखिए यहाँ मतलब क्या हो रहा है, वो आदमी कह रहा है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मैं यहाँ उसके बारे में, मतलब मौसम के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर इट आइदर, मैं उस मौसम के बारे में नहीं सोच रहा हूँ कि गर्म है कि ठंडा। मौसम जैसा भी हो, मतलब मौसम कैसा भी हो, ये वो आदमी नहीं सोच रहा है। मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी बहन को ढूंढने आया हूँ। आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई सिस्टर। और बोलता है कि शायद आप जानते होंगे, वो कह रहा है मे बी यू नो वेयर शी लिव्स, आप जानते होंगे वो कहाँ रहती होगी, उसका नाम जॉनसन है। तो वो पूरा नाम बताता है वो आदमी, मिसेस विलियम जॉनसन है। उसके बाद पैरा 12 में देखिए, जैसे ही वो अपने सिस्टर का नाम बताया तभी मेज पूरे इंटरेस्ट में चिल्लाते हुए कहती, अरे भाई साहब क्या तुम उसी के भाई हो ना, क्लॉन्डिकर के। क्लॉन्डिकर क्या है, आपके वर्ड मिक्स में लिखा हुआ है। क्लॉन्डिकर कनाडा में एक जगह है जिसका नाम है क्लॉन्डिके है। तो तुम, मेज कहती है, तो तुम वही हो ना जिसके बारे में मैंने सुना है, ऐसा मेज कहती है उस आदमी से। तो पैरा 13 में लिखा हुआ है, वो बोलता है वो आदमी, हाँ मैम, यानी कि यस मैम, हाँ मैम मैं वही आदमी हूँ, मेरा नाम स्किप मिलर है, मुझे लगा मैं आऊँगा और उसे अचानक सरप्राइज़ दूंगा। नेक्स्ट पैरा 14, यू आर ऑन द राइट ट्रैक देन, मेज पॉइंटेड डाउन द हिल, टेक दैट लिटिल ट्रेल टर्निंग ऑफ टू द राइट, इट्स द शॉर्टकट टू हर हाउस, यू कांट मिस इट। यस थैंक यू मैम, ही सेड। इट वॉज एट दिस जंक्शन दैट उल्फ, हु हैड बीन वॉकिंग ए लिटिल अवे फ्रॉम देम, नोजिंग थ्रू द बुशेस, ट्रॉटेड इनटू व्यू। अब देखिए पैरा 14 से स्टार्ट करें, क्या कह रहा है। मेज बता रही है कि अगर आप अपनी बहन को ढूंढ रहे तो आप बिल्कुल सही रास्ते में हैं। मेज एक पहाड़ को दिखाते हुए कह रही है, वो रास्ता है, वो रास्ता आप ले लीजिए, राइट की तरफ मुड़ना है, वहीं चले जाइए, ये आपके बहन के घर का जाने का शॉर्टकट है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इट्स द शॉर्टकट टू हर हाउस, यू कांट मिस इट। वो शॉर्टकट रास्ता है जो कि आप भूलेंगे भी नहीं। तब वो आदमी थैंक यू मैम बोलता है, बहुत हेल्प की आपने मेरी। पैरा 16 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इट वॉज एट दिस जंक्शन दैट उल्फ। अब क्या होता है, इसी समय जो उल्फ था वो थोड़ा पीछे पीछे झाड़ियों की तरफ चल रहा था। उल्फ दौड़ते हुए इन लोगों के बीच में आ गया, मतलब उन लोगों के कन्वर्सेशन के बीच में आ गया, उसमें वो वहाँ नहीं था। तो जब उन लोगों की बातचीत चल रही थी तब वहाँ पर उल्फ आ गया। तब क्या होता है, अब देखिए, स्किप मिलर सॉ द डॉग एंड अ लुक ऑफ ग्रेट वंडर केम इनटू हिज फेस,
Well, well, he said slowly. At the sound of his voice, Ulf's ears flattened down and his mouth opened in a laugh. He trotted up to the stranger and first smelled his hands, then licked them with his tongue. Mage was amazed. We never saw Ulf make up to a stranger before. अब मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? स्किफ मिलर जैसे ही उस डॉग को देखा तो स्किफ मिलर सॉ द डॉग एंड ए लुक ऑफ ग्रेट वंडर केम इनटू हिज फेस। जैसे ही उसने उस उल्फ को देखा तो वो एकदम सरप्राइज हो गया और वो धीरे से बोल रहा था। मतलब स्किफ मिलर उस उल्फ को देख के सरप्राइज हो गया और वो बोल रहा था धीरे से अपने आप में, वेल वेल। और जैसे ही उस आवाज़ को उल्फ ने सुना तो उल्फ अपने कानों को फड़फड़ा रहा था। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है वुल्फ्स ईयर्स फ्लैटेंड डाउन, मतलब वो अपने कान को फड़फड़ाने लगा और ऐसा मुंह खोला, एंड हिज माउथ ओपन इन ए लाफ, ऐसा मुंह खोला जैसे कि वो स्माइल कर रहा हो। वो उल्फ दौड़े दौड़े उस स्किफ मिलर के पास जाता है और उसके हाथों को सूंघ रहा है, फिर अपने टंग से उसको चाट रहा है। देन लिक्ड देम विथ हिज टंग, उसके टंग को चाट रहा है। उसके बाद मेज जो है, मेज वॉज अमेज्ड, मेज सरप्राइज हो गई, आश्चर्य हो गई ये सब देख के, क्योंकि वो वुल्फ कभी किसी को अपने आप को छूने नहीं देता था और ना किसी स्ट्रेंजर के पास खुद को जाने देता था। तो वो कैसे उस स्ट्रेंजर के पास जाके उसको लिक कर रहा है, चाट रहा है, स्मेल कर रहा है, सूंघ रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। इसका मैं पार्ट 2 बना के कल लाऊंगी। पार्ट 2 में इसका नेक्स्ट रेस्ट बचा हुआ स्टोरी उसमें डालूंगी। तो आज के लिए इतना ही और पार्ट 2 देखना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।